अयोध्या रेडियो 90.8 एफएम से मैं आरजे सुजाता और आज विश्व अनिद्रा दिवस है और इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर आलोक बंदरशन जी, जो मनोचिकित्सक परामर्शदाता हैं और स्लीप थेरेपिस्ट भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो सर, मेरा सबसे पहले ये सवाल है कि आज विश्व अनिद्रा दिवस है, तो इसके बारे में बताएं कि ये कब से शुरू हुआ। इसकी शुरुआत बहुत पुरानी तो नहीं है, लेकिन हाँ तकरीबन 10 साल से ये पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। क्या रीजन हो सकता है इसका? सबसे बड़ा रीजन ये है कि आज की जो पॉपुलेशन है या पिछले कई सालों से हमारे जो पब्लिक हेल्थ का सबसे बड़ा इशू है अनिद्रा। अनिद्रा दिवस कह लीजिए या निद्रा दिवस कह लीजिए, ये विश्व निद्रा दिवस भी कहा जाता है, लेकिन अनिद्रा के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए किया जाता है, इसलिए इसका जो सटीक नाम है वो विश्व निद्रा दिवस है, वर्ल्ड स्लीप डे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग सोते रहें, इसका मतलब ये है कि अगर अनिद्रा से ग्रसित हैं, अगर आपकी स्लीप की क्वालिटी और क्वांटिटी गड़बड़ है, तो इसके लिए आपको जागरूक होना पड़ेगा और एक्शन लेना पड़ेगा कि ये एक मनोरोग और बीमारी का रूप ले सकता है आगे चल के। इसलिए आपको अपनी निद्रा पे ध्यान देना है। इसी ध्यानाकर्षण के मुद्दे नजर समस्त चिकित्सकों को और आम जनमानस को ये दिवस मनाने के लिए जागरूक किया जाता है इस दिन। अच्छा, तो क्या ये कैटेगराइज्ड है कि ये आखिर जो नींद ना आने वाली बीमारी है, ये किस उम्र से शुरू होती है और इसका आंकड़ा क्या है? अनिद्रा के बहुत आंकड़े अभी तो अवेलेबल नहीं है, क्योंकि अनिद्रा की जो रिपोर्टिंग है वही बड़ी ही, अब मैंने बताया ना कि जागरूकता की कमी है। लोग उसको मानते हैं कि जो अनिद्रा एक सामान्य सी समस्या है, लेकिन अनिद्रा भी एक समस्या है, इसका इलाज है। फिर भी एक मोटा मोटा आपने हम लोग क्लिनिकल प्रैक्टिस में जो देखते हैं, अनिद्रा की समस्या टीनेजर से लेकर के और ओल्ड एज पर्सन तक मौजूद है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि टीनेजर्स के जो लाइफ स्टाइल है, जो स्ट्रेसर है, उसकी वजह से वो अपनी नींद को कंप्रोमाइज कर रहा है या उसकी नींद कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज हो रही है। और शुरुआत जब यहाँ से हो जाती है टीनेजर से, तो उसकी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, जो स्लीप रिदम हमारे ब्रेन में होता है, यहीं से डिस्टर्ब होना शुरू हो रही है। और आज के समय में तो इसकी शुरुआत यहीं से हो रही है। और एक बार स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो गई तो आगे अगर उसने में ध्यान नहीं दिया और उसको सामान्य मान के उसी डिस्टर्ब स्लीप साइकिल के साथ चलता रहा, तो उसको अनिद्रा एक परमानेंट बीमारी का रूप ले लेगी और उसके तमाम मनोसामाजिक और मनोशारीरिक दुष्प्रभाव उसको दिखाई पड़ेंगे और तमाम रोगों का कारण बनते हैं। तो शुरुआत टीनेजर या यंग एज में हो रही है इस समय। अच्छा, तो बहुत सारे जो यंग एज के लड़के लड़कियां हैं, उनका मानना ये है कि अगर वो जगे हैं तो 5 बजे तक जगे ही रहेंगे, अगर सो रहे हैं तो सुबह दिन तक आप 42 घंटा 10 12 घंटे सो ही रहे हैं, तो ये क्या है? क्या ये भी यही पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि सभी को पता होना चाहिए कि हमारी जो 24 घंटे का जो समय है, इसमें कितनी स्लीप की किस एज में रिक्वायरमेंट हो। यस, ऑफ कोर्स। टीन एज में इसकी रिक्वायरमेंट 8 से 9 घंटे, अर्ली यंग एज में या यंग एज में इसकी रिक्वायरमेंट 7 से 8 घंटे, 40-45 एज ग्रुप में या मिडिल एज में आने के बाद इसकी रिक्वायरमेंट 6 घंटे है, 60 साल से ऊपर इसकी रिक्वायरमेंट 5 घंटे है, और जैसे एजिंग प्रोसेस बढ़ता जाएगा इसकी रिक्वायरमेंट घटती जाती है। और यही कारण है कि घर के बड़े बुजुर्ग बहुत जल्दी उनकी नींद पूरी हो जाती है, लेकिन वो खुद अपनी नींद से जगते ही अपने परिजनों को और जो कम उम्र के खासतौर से युवा और टीनेजर हैं उन पे भी डंडा बांधने लगते हैं कि उठो उठो, जबकि उनको समझना चाहिए कि उनकी बैटरी इतने में ही चार्ज हो गई, जबकि उनके घर के जो और परिजन है उसको भी ज्यादा चाहिए। तो ये भी एक फैक्टर है कि सबको पता होना चाहिए कि उसकी स्लीप की रिक्वायरमेंट एज के हिसाब से घटती जाती है। अच्छा, तो आजकल के जो बच्चे हैं जिनको नींद ना आने की समस्या है, तो क्या इसमें टेक्नोलॉजी भी अपनी भूमिका निभा रहा है? ऑफ कोर्स, जो बदलती जीवन शैली है, इसके अनिद्रा के 3 फैक्टर हैं। एक फैक्टर जीवनचर्या या लाइफ स्टाइल, दूसरा फैक्टर है स्ट्रेस और स्ट्रेसर, वो एकेडमिक भी हो सकता है, प्रोफेशनल भी हो सकता है, कैरियर का भी हो सकता है, और फैमिली और समाज का भी हो सकता है। और तीसरा फैक्टर है कोई किसी अन्य शारीरिक या मानसिक समस्या से पहले से ही ग्रस्त है तो भी उसका नींद दुष्प्रभावित होगा। अब आते हैं पहले फैक्टर पर, मनोसामाजिक। इसमें सबसे बड़ा फैक्टर है डिजिटल एडिक्शन। एग्जैक्टली। एडिक्शन बोल दें या डिजिटल कंपल्सन बोल दें,
डिजिटल मोड पे स्क्रीन का एक्सपोजर करने के लिए बहुत से लोग बाध्य भी हैं। उनकी पढ़ाई लिखाई, ऑफिस वर्क और तमाम चीजें स्क्रीन पे ही हो रही हैं। तो कुछ लोग तो मजबूरी में उतना एक्सपोजर कर रहे हैं और कुछ लोग मनोरंजन या लत में आकर के उस पर एक्सपोजर कर रहे हैं। लेकिन स्क्रीन का एक्सपोजर जितना ज्यादा होगा, खासतौर से जो ब्लू लाइट की स्क्रीन है, हमारे मस्तिष्क में एक हार्मोन होता है, न्यूरोट्रांसमीटर होता है, जिसको बोलते हैं मेलाटोनिन। ये मेलाटोनिन ही नींद लाने के लिए जिम्मेदार होता है। लेकिन जितना ज्यादा ब्लू स्क्रीन का एक्सपोजर होगा, खास तौर से शाम से रात के बीच में, उतने ही ज्यादा मेलाटोनिन का जो डिके है ये ब्लू स्क्रीन कर देगी, यानी उसको खा जाएगी एक हिसाब से, आप सोचो। अच्छा। इसी वजह से आजकल जितने भी डिजिटल गैजेट्स हैं, सब में नाइट मोड का भी सिस्टम है। बहुत से लोग जानते भी नहीं कि नाइट मोड है क्यों। नाइट मोड में उसकी जो बैकग्राउंड है वो ब्लू लाइट की नहीं होती, ब्लैक एंड व्हाइट हो जाती है और उसकी ब्राइटनेस भी थोड़ा कम हो जाती है। तो लोग, मजबूरी है डिजिटल स्क्रीन का एक्सपोजर, तो नाइट मोड में आकर के जरूरी काम अपना संपादित करें। और अगर वो मनोरंजन भी कर रहे हैं तो इतना ध्यान रखें कि सोने से कम आधे से 1 घंटा पहले अपना डिजिटल स्क्रीन का एक्सपोजर बंद कर दें। ऑडियो सिस्टम चालू रखें, लाइट म्यूजिक सुने, ई बुक सुने, या अब तो और भी तमाम चीजें आ गई हैं। लिसनिंग मोड में कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन विजुअल मोड की जो एक्सपोजर है उसको स्क्रीन के माध्यम से ना करें, और अगर कर भी रहे हैं तो ब्लू लाइट के मोड में आके करें, लेकिन आधा या 1 घंटा पहले तो बिल्कुल बंद कर दें। तब मेलाटोनिन का सिक्रेशन इम्प्रोवाइज होगा और स्लीप का आनसेट अच्छा होगा। और जब आनसेट अच्छा हो जाएगा, यानी समय से नींद आ जाएगी, आनसेट अच्छा हुआ तो क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ स्लीप मेंटेन रखने की बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, वो मेंटेन रहेगी। लेकिन एक दूसरी समस्या ये भी होती है कि कुछ लोगों को आनसेट ऑफ स्लीप, यानी नींद आ तो जाती है समय से, लेकिन समय से पहले खुल जाती है। ये इंसोम्निया यानी अनिद्रा का दूसरा ये पैटर्न है। इसको हम लोग बोलते हैं अर्ली अवेकनिंग। नींद समय पे आई तो, लेकिन 7 घंटे की जो रिक्वायरमेंट है उसके पहले ये 3 ही घंटे पे खुल गई, अब आ नहीं रही, और फिर बड़ी बेचैनी और अनइजीनेस महसूस होती है, काश मुझे थोड़ी नींद और जा जाती है तो मैं फ्रेश हो जाता। तो एक की दिक्कत तो आनसेट ऑफ स्लीप में डिले है, बहुतों को तो 8 घंटे से लेकर 4-4 घंटे टॉस टर्न हो रहे, नींद आ ही नहीं रही। और एक की स्थिति यह है कि नींद आ तो गई, लेकिन समय से, आधे समय से भी पहले खुल गई और अब फिर नहीं आ रही। इंसोम्निया के 2 रूप होते हैं, एक नींद का बहुत देर से आना और दूसरा नींद का बहुत जल्दी खुल जाना, और किसी किसी में दोनों होता है। यह स्थिति अगर 15 दिन से ज्यादा किसी को मौजूद है, चल रही है, तो इसको इग्नोर ना करें, क्योंकि इसके फिर तमाम शारीरिक और व्यवहारिक दुष्परिणाम होते हैं। जब नींद नहीं पूरी होगी, सुबह थकी मादी, निस्तेज, काम में मन नहीं लगेगा, सर दर्द होगा, पेट गड़बड़ होगा, हार्ट बीट बढ़ेगी, चिड़चिड़ापन व्यवहार में आएगा, कहीं कंसंट्रेशन नहीं बनेगा, बार बार झुंझलाहट होगी, सुस्ती बनी रहेगी, कार्डियक रिदम भी गड़बड़ हो जाएगा, मुंह सूखेगा, मन करेगा थोड़ा सो जाए लेकिन नींद आ नहीं रही है। इस तरीके से पूरा दिन दुष्प्रभावित रहेगा और अगली शाम में आप सोचोगे काश मुझे अच्छी नींद आ जाए, तो फिर सब सही हो जाए, लेकिन अगली शाम फिर ले देके ढाक के 3 बार। इस तरीके से आपके ब्रेन की जो मोबाइल है ये डिस्चार्ज मोड में या अंडर चार्ज मोड में अगर 10 से 15 दिन तक चल रही है, तो अब अपने ब्रेन की बैटरी को साइकेट्रिस्ट से या स्लीप थेरेपिस्ट के पास ले जाइए, कहीं चार्जर आपका गड़बड़ हो रहा है उसको सही कराइए, फिर आपका ब्रेन रूपी मोबाइल सही फंक्शन करेगा और आपका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों सही चलेगा। ये बहुत अच्छी बात कही आपने। लेकिन अगर एक सामान्य तौर पर कहा जाए तो कैसे इस चीज को एक सामान्य तौर पर एक सीधी दिशा में लेकर जाया जा सकता है? मैं उसी की बात कर रहा हूँ। हाँ, दिशा इसकी यही है कि टेक्नोलॉजी से आप बच नहीं सकते। आज का युग तनाव का युग कहा जा रहा है। छोटे बच्चों से लेकर के एकेडमिक स्कूल परफॉर्मेंस से लेकर के कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस है, फिर जॉब में आने के बाद भी प्रोफेशनल डिमांड्स हैं, फिर तमाम सोशल उनकी डिमांड्स हैं। उस सब में हम सब का जो असर है, इतने जब हम कंप्रेस स्ट्रेसर जब हमारे दिमाग में इकट्ठा होते हैं ना, तो हमारे दिमाग में एक रसायन है स्ट्रेस हार्मोन, जिसको बोलते हैं कॉर्टिसोल। अच्छा। कॉर्टिसोल का लेवल जब हमारा बढ़ता है तो ये भी हमारे मेलाटोनिन को खाता है। भले हम स्क्रीन का एक्सपोजर करें या ना करें, चिंता या तनाव की मनोदशा में अगर हम आ गए तो हमारी नींद उस रात या तो बिल्कुल नहीं आएगी या ऐसी आएगी कि सुबह हमें लगेगा कि हम सोए ही नहीं। तो जितने भी आपके मनोतनाव हैं, इनका प्रबंधन खुद से करते रहिए।
या जरूरत पड़ने पर आप खुद नहीं प्रबंधन कर पा रहे हैं तो किसी एक्सपर्ट की राय लीजिए। अगर कुछ उसमें दवाइयों का भी रोल है तो दवाइयां भी लीजिए। और इतना ध्यान रखिए कि अगर आपकी रिक्वायरमेंट 8 घंटे की स्लीप की है और हफ्ते में आप 7 ही घंटे सो पा रहे हैं, या ऐसे बहुत से वर्किंग लोग हैं जिनकी रिक्वायरमेंट तो 7 घंटे की है लेकिन उस 6 ही घंटे सो पा रहे हैं, उसमें स्टूडेंट्स भी हैं और कैरियर एस्पिरेंट्स भी हैं, पेरेंट्स भी हैं। तो इसी लिए एक संडे दिया जाता है। संडे को हम कहते हैं कि संडे को आप क्या करते हो, तो लोग तमाम चीजें बताते हैं कि मैं ये करता हूं वो करता हूं, लेकिन मेरा कहना है कि संडे को कम से कम अपने नींद का 2 घंटा आप बढ़ा दो। अगर आपकी डेली की रिक्वायरमेंट 7 घंटे थी, संडे कोशिश करो आप 9 घंटे सो लो। संडे को आपके दिमाग को बैकअप बैटरी चाहिए, आप 2 घंटा ज्यादा सो लो, तब तो संडे आपका सार्थक है। भले ही आपको रात में नहीं तो दिन में 2 घंटा सो लो, नहीं तो फिर आपकी बैटरी मंडे से फिर डिस्चार्ज मोड में चलेगी। एक घंटे का आधे घंटे का डेफिसिट बढ़ता चला जाएगा। तो जो डेफिसिट हो रहा है उसको संडे में आप पूरा कर लो, या लगातार 2-4 दिन कोई ऐसी सिचुएशन हो गई, शादी ब्याह फंक्शन या कोई चैलेंजिंग डिमांड हो गई, आपकी एग्जाम सर पे है, कंपटीशन सर पे है, तो जैसे ही वो चीज खत्म हो आप चुपचाप पहले 2-3 दिन अपनी नींद को अच्छे से पूरा कर लो, बल्कि ओवर स्लीप में चले जाओ तो बॉडी बैलेंस हो जाएगा। बिल्कुल। और ये जो खाने पीने का जो तरीका बदल गया है, जैसे आपने लाइफस्टाइल बोला, तो क्या ये इसमें जो भी हम खाते हैं, जो भी चाहे ब्रेकफास्ट लंच डिनर, तो क्या इसकी भी कोई एक खान पान में जो स्टिमुलेंट एडेड, जैसे जिसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर है, स्टिमुलेंट्स हैं या ऐसे स्पाइसेज हैं जो हमारे डोपामिन के लेवल को बढ़ा देते हैं, यानी हमारी मनो उत्तेजना या हमारी जीवा की उत्तेजना को बढ़ा देते हैं। इसमें जंक फूड है, फास्ट फूड है, या और भी तमाम डिजाइनर फूड है। इसमें बड़े ही धूम्रपान हो गया, जो ये धूम्रपान की बात मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल अभी सामान्य खान पान की बात कर रहा हूँ। तो जिसमें ज्यादा मसाले या ज्यादा पंजेंट टेस्ट वाले, ज्यादा एक स्पेशल स्वाद वाले चीजें, तो ये भी हमारे मेलाटोनिन के लेवल को कहीं ना कहीं दुष्प्रभावित करते हैं। रही बात धूम्रपान की और शराब की, धूम्रपान में निकोटीन होता है, निकोटीन स्टिमुलेंट होता है, लेकिन जब ओवर यूज इसका हो जाएगा, ओवर यूज ज्यादा, तो ये भी मेलाटोनिन को खा जाएगा। अल्कोहल में डुअल प्रॉपर्टी पाई जाती है। अल्कोहल विद इन ए लिमिट सिडेटिव होता है, नींद लाता है, लेकिन एक लिमिट के बाद ये नींद गायब भी कर देता है। ये दो धारी तलवार है। अच्छा, इसलिए अगर नहीं कर रहे हैं ये सब चीजें तो बहुत अच्छा है, और अगर कर रहे हैं तो उसको लिमिट कर ले, इतना लिमिट पे लाए कि कहीं उससे आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप दुष्प्रभावित तो नहीं हो रही, तो उसको एडजस्ट करने और धीरे धीरे कोशिश करें कि इसको क्विट कर दें। अच्छा, छोड़ दें। बहुत सारे लोग हैं जो इसका सेवन करते हैं, तो रात में अगर चल रहा है तो चल रहा है, डेली का नियम हो गया है कि रात में लेना है और फिर सुबह लेट तक सोना है। तो क्या ये नींद जो है जो गायब करती है धीरे धीरे, तो ये कब से प्रोसेस शुरू होता है कि जैसे ये लोग रोज ले रहे हैं, ठीक, और अभी ले रहे हैं, अभी मजा आ रहा है कि आराम से एकदम चिल होके सो रहे हैं और लेने के बाद होश नहीं रहता है, लेकिन इसका दुष्प्रभाव कितने महीने या कितने साल से शुरू होता है? ये डिपेंड करता है अल्कोहल की, जो मैं स्पेशली अल्कोहल की बात कर रहा हूँ। अल्कोहल की जितनी भी डोज से अभी किसी इंसान को लेना से वो सो जा रहा है, प्रॉपर सुबह उठ जा रहा है, कुछ ही दिनों के बाद वो डोज अंडर डोज हो जाएगी, यानी बॉडी की टॉलरेंस बढ़ जाती है। अब उतने ही डोज से उसको रिलैक्सेशन या सुकून नहीं मिलेगा, फिर उस डोज को उसको डबल करना पड़ेगा। इसी तरीके से महीने, 2 महीने, 4 महीने पे इसकी डोज मल्टीप्लाई होती रहती है, और एक समय आता है कि ऊपर 24 आवर भी अगर उसको ये चीज फुलफिल हो रही है, तब भी वो उसका दिमाग सुकून में नहीं आएगा। ओवरडोज तो हो जाएगा, सीडेट तो हो जाएगा, लेकिन फिर भी उसका दिमाग सुकून में नहीं आएगा। तो अल्कोहल बड़ी दुधारी तलवार है और हमारे नींद को दुष्प्रभावित करने में इसका बड़ा योगदान है। तो अल्कोहल को कभी दवा ना माने। हाँ, अगर आप हैबिचुअल या जो भी आप आपको लगता है कि हाँ अल्कोहल से मेरी डिपेंडेंसी नहीं बढ़ रही है और चीजें चल रही हैं, तो उसको कोशिश करें कि धीरे धीरे डोज कम होकर विड्रॉ कर लें। अल्कोहल इज नो गुड एट ऑल, ना तो बॉडी के लिए ना शरीर के लिए। तो अगर अभी देखा जाए तो टीनेजर के बच्चे, जैसे आपने बोला कि पढ़ाई के प्रेशर में आकर या फिर उनको मजबूरी में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें रात भर जगना पड़ता है, तो क्या एक लिमिट होना चाहिए कि कितने बजे तक एक स्वस्थ व्यक्ति को सो जाना चाहिए और कितने टाइम उसको उठ जाना चाहिए? तो क्या एक लिमिट है कि देखिए, किसी बजे तक में हम सबको नहीं फिट कर सकते, कोई रेडीमेड पैटर्न नहीं है। हाँ। होता क्या है
कुछ स्टूडेंट्स को रात में पढ़ना अच्छा लगता है, हम्म। इनको हम लोग निशाचर प्रवृत्ति बोलते हैं या नाइट वॉचर बोलते हैं, उसमें कोई गलती नहीं है। ना कुछ लोगों को सुबह उठ करके अच्छा कंसंट्रेशन बनता है, उनको हम लोग मुर्ग प्रवृत्ति बोलते हैं, यानी मुर्गे की तरह के। अपनी प्रवृत्ति के हिसाब से आप अध्ययन करें, लेकिन इतना ध्यान रखें कि 24 घंटे में कितना देर आपको सोना है, उसको कंप्रोमाइज ना करें। अच्छा, तो आप जब भी सोते हैं या उठते हैं लेकिन अपनी नींद के साथ कंप्रोमाइज। अगर आपका दोस्त रात में पढ़ के अच्छा फील करता है, उसको अच्छा कंसंट्रेशन होता है, आपको दिन में, तो ना तो आप गलत है ना आपका दोस्त गलत है। लेकिन सोना दोनों को है, जब आप सो रहे हैं तो आप सोइए, जब वो सो रहा है उसको सोइए। जनरली क्या होता है फैमिली में, पेरेंट्स क्या करते हैं, 4 बजे बच्चे को उठा देते हैं, उठ जा। जबरदस्ती ब्रह्म मुहूर्त में उठा दिया, उसके बाद कहेंगे उठ के पढ़, जबकि उसको ब्रह्म मुहूर्त में शुभ मुहूर्त नहीं है, उसको रात वाला जो निशाचर वाली प्रवृत्ति उसमें उसको पढ़ने में अच्छा लगता है और उसका कंसंट्रेशन बनता है। एक तो ब्रह्म मुहूर्त में उठा दिया, उसमें उसका कंसंट्रेशन नहीं बन रहा है, और दूसरी तरफ बोले रीढ़ की हड्डी सीधी करके पढ़, अब सारा ध्यान उसका रीढ़ की हड्डी पे पढ़ाई गई भाड़ में। तो कुछ चीज इम्पोज नहीं करना चाहिए, हर बच्चे का नेचुरल एक पैटर्न होता है, उसके हिसाब से पेरेंट्स को भी चलने देना चाहिए। अपना पैटर्न उन पर नहीं अप्लाई करना चाहिए कि उनके माँ बाप ने ब्रह्म मुहूर्त में जगा के रीढ़ की हड्डी सीधा करवा के पढ़ाया तो वही काम अपने बच्चे से करें। नहीं, ये गलत है, बच्चों पे ज्यादती है, अत्याचार है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज के इस टॉपिक को बहुत विस्तार से बहुत अच्छे से बताया है। चाहे वो टीनेजर के हो, मिडिल क्लास हो, चाहे मिडिल एज में हो, सबके लिए ये बहुत अच्छी बात है। और नींद के साथ कंप्रोमाइज तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। खास तौर से बुजुर्ग ध्यान दें कि अपने घर में जो उनसे कम उम्र के लोग हैं उनको अपना डंडा मार के ना जगाएं। वो 4 घंटे में उठ जा रहे हैं तो बड़ो, बाकी छोटों को 8 घंटे सोने दें। ठीक है, थैंक यू।